हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। कुरुक्षेत्र मैगजीन जुलाई 2021 की आप लोगों के सामने है और टोटल पेजेस आपको मिलेंगे इसके अंदर 22 रुपीज़ की मैगजीन मार्केट में मिलती है। इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो पीडीएफ फॉर्म की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और साथ में ये पीपीटी पीडीएफ जो कि एनोटेड होगी, इसमें ये जो मार्क्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ये लगाए होंगे क्विक रिवीजन के लिए भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। इसकी जो आपको देखोगे तो थोड़ा सा प्रिंट जो है वो खास नहीं है, इसीलिए आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। तो पीपीटी फॉर्म में इसीलिए ही इसको लाने का मकसद था और देखते हैं कि आगे क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। ये सारा इसके अंदर जो है वो आपको कंटेंट मिलेगा। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पिछले 5 महीनों से लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नए छात्र हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी नए छात्र यहाँ पर हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि दिसंबर 2020 से जितनी भी मैगज़ीन यहाँ पर आई हैं उन सभी मैगज़ीन्स को पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सेम कंटेंट रिपीट होता है। अब देखिए, इसका जो आर्टिकल का मुद्दा लिया गया है मैगज़ीन का, वो लिया गया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आर्टिकल हर 2 महीने 3 महीने में एक ना एक आता है, लेकिन ये पूरी मैगज़ीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। अब आप खुद ही सोचिए कि मेंस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उसका कितना चांस बनता है। अरे हार्डली एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है और उस एक क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर 52 पेज नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे ताकि आपको अगर ऐसे आ भी जाए, मान लो हेल्थ सेक्टर में आ गया तो दिक्कत ना हो लिखने के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, हेल्थ में आ गया, स्कूल में आ गया, तो इन सब में दिक्कत ना हो लिखने में, उस हिसाब से हम पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे और आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। ठीक है, तो पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं सीधे। एडिटोरियल को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वहाँ से जो रिलेटेड चीज़ें हैं आगे मिल जाएंगी। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो आपको बताता है रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू बॉल्स्टर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब रूरल इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ताकि रूरल इंडिया की जो इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, उसको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। ओके, तो इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं उसको देखते हैं। अब देखिए, जब आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर शुरू किया गया था तो उसके अंदर 5 पिलर यहाँ पर बताए गए थे। पहला था इकोनॉमी, दूसरा था इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा था सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी और पांचवा डिमांड। तो आप यहाँ पर खुद ही देखिए कि इन 5 में से एक जो पिलर है वो यहाँ पर आपको दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डेट वन रिप्रेजेंट मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता हो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल आपको दिखेंगे, जैसे चेनाब रेल ब्रिज बनाया हमने, ठीक है, और अलग अलग तरीके के नॉर्थ ईस्ट में ब्रिज हैं, पंबन ब्रिज है, ये सारे जो ब्रिज हैं इस टाइप के सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं जो कि मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो आत्मनिर्भर भारत ने इसको एक ऐसा की पिलर यहाँ पर माना है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो उसी चीज़ को देखते हुए आत्मनिर्भर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक पिलर यहाँ पर दिया गया। और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल लेवल पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी मिनिस्ट्रीज सब मिलकर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके का हो, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड थ्रू द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर क्लस्टर डेवलपमेंट करना हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इन द रूरल एंड अर्बन सिटीज़ अंडर द श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो इन सब के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट सब मिलकर के अच्छा काम कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के पब्लिक गुड के लिए, यानी कि लोगों की भलाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को क्रिएट करना नेशन बिल्डिंग की तरफ ले जाता है और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी बूस्ट करता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे, बाकी के आर्टिकल को एक एक दो स्लाइड्स के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि समय यहाँ पर बच सके और वीडियो की लेंथ को छोटी रखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखिए कि रिसेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। तो बजट 2021-22 मार्च 2021 की योजना मैगजीन देखिएगा, बजट के ऊपर बहुत खास थी। तो बजट 2021-22 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या दिखाया गया है, तो बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पेंडेमिक था उसके बावजूद, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाने की डिमांड यहाँ पर हुई, अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाने की बात यहाँ पर हुई, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर बनाए गए। ओके, तो उसके अंदर ही आपको दिखेगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई 10 से ज़्यादा सेक्टर्स में। ठीक है, फिर मेगा टेक्सटाइल पार्क्स यहाँ पर बनाने की बात हुई। साथ ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, वो 111 लाख करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम। ठीक है, टू प्रपोजिंग क्रिएशन ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हम यहाँ पर क्रिएट करने की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई कार्ड लगा दूंगा। ठीक
ठीक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं। फ्रॉम असेट मोनेटाइजेशन से लेकर के हम इंक्रीज भी किया है हमने कैपिटल बजट, बात समझ में आई आपको। तो हम हर तरह का काम बजट के अंदर यहाँ पर किया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हमने यहाँ पर लॉन्च किए, और इन्हीं को देखते हुए आपका जो एक नेशन बिल्डिंग का प्रोग्राम है वो हमने बजट के अंदर लॉन्च किया। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टिपिकली हैव अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड इनवेरेबल हाई इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखिए 20-20 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते रहते हैं, यानी कि पीरियड जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, साथ ही उसके अंदर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन दोनों चीज़ों से निपटने के लिए एक एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों के द्वारा यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया दिसंबर 2020 में, टू क्रिएट अ ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर असेट थ्रू नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वर्क एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट टू स्टिमुलेट रूरल डिमांड। बात समझ में आई। तो ड्यूरेबल असेट भी क्रिएट करनी है। देखिए, जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर असेट यहाँ पर क्रिएट करते हो तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाता है। ओके, तो ये असेट क्रिएशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ दिसंबर 2020 में ये जो MOU हमने यहाँ पर साइन किया, इसका ये महत्व आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेटअप भी किया हुआ है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF भी सेटअप किया हुआ है। और याद रखना, PT का क्वेश्चन है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके अंदर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है अंडर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड के अंदर। 1995-96 से ये चला हुआ है। इसमें जब हमने बनाया था तो हमने इसमें इनिशियल पैसा डाला था 2000 करोड़ रुपीस। ओके, तो अगर हम देखें 2020-21 तक, तो इसके अंदर क्यूमुलेटिव जो एलोकेशन हो चुका है, टोटल पैसा इसके अंदर जो पड़ा है वो पड़ा हुआ है 3,78,000 करोड़ रुपए। डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं जो कि रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के सोशल सेक्टर तक, रूरल कनेक्टिविटी तक को बढ़ाने में। तो एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल कनेक्टिविटी, सड़क, इन सब को बनाने का सभी पैसा इसके अंदर से आप निकाल सकते हो रूरल डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल अम्ब्रेला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक याद रखनी है। उसके बाद आप देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम, जो कि लॉन्च की गई थी आपकी जून 2020 के अंदर। पेंडेमिक से जो इश्यूज़ यहाँ पर अराइज हुए, किस तरह के इशूज़, जैसे रिवर्स माइग्रेशन का इशू है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पर काम किया। ये जो स्कीम है ये आपकी 125 दिन के लिए चलाई गई थी, और इस स्कीम के अंदर आप देखिए कि 125 दिन के लिए स्कीम चलाई गई थी। दो काम थे, जिन लोगों को रिवर्स माइग्रेशन के कारण उनका जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर चला गया, उनको यहाँ पर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, साथ ही आप देखोगे जो रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिली उनको भी बनाना, और साथ में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर से बाद में बता दूं कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। इसका अच्छा खासा यहाँ पर हमें बेनिफिट मिला, क्योंकि 25 ऑनगोइंग स्कीम्स 12 मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट की, उनको हमने यहाँ पर इसके अंदर लॉन्च किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर, और साथ ही 50 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया अंडर दिस। तो आप यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर देख सकते हो कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड की, जो कि रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू वर्कर्स आए। 125 दिन का काम दिया 116 डिस्ट्रिक्ट्स में 6 स्टेट्स की, जो कि वर्स्ट हिट थी, जैसे यूपी वगैरह है, ठीक है। तो उनको हमने यहाँ पर लाइवलीहुड प्रोवाइड किया थ्रू दिस स्कीम। दूसरा, पब्लिक वर्क भी यहाँ पर हुआ, 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। ओके, और साथ ही एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद एक स्कीम जो कि एवरग्रीन है, वो है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा स्कीम। और ये इसके 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, मैं फिर से बता दूँ, इसके फिर से यही बातें हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, बात खत्म। एक ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, दूसरा अपने आप पूरा हो जाएगा, ऑफ प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल असेट। बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या काम चल रहा है। अब कितने रुपए का क्या हुआ, कितने % का यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम
इस स्कीम के आगे चलें तो आपको एक और स्कीम मिलेगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके अंदर आपको पक्का हाउस प्रोवाइड कराने हैं, जो कच्चे हाउस में लोग रहते हैं उनको ख़त्म करके, ठीक है। तो पक्का हाउस प्रोवाइड कराना है विद बेसिक एमेनिटीज़ टू ऑल रूरल हाउसलेस हाउसहोल्ड्स एंड हाउसहोल्ड्स लिविंग इन द कच्चा एंड डायलापिटेटेड हाउसेज इन रूरल एरियाज़। तो जिन लोगों के पास रहने के लिए कच्चे घर हैं उनको हटा करके हमें यहाँ पर पक्के घर बनाने हैं। देखिए, पक्के घर बनाना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें तो लगभग 25 लाख हाउसेज 2020-21 तक कंप्लीट हो चुके हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थोड़ा डाटा याद रखने की भी कोशिश कीजिए, लेकिन इतना भी नहीं कि हर चीज़ याद रखनी है। जो बता रहा हूँ उस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ये स्लाइड आपकी इस तरीके से कंप्लीट होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सड़कें बनाना, रोड, हाईवेज, वाटरवेज, इन सबको क्रिएट करना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। आप देखिए कि इंडिया आपका रोड नेटवर्क इंडिया का काफ़ी अच्छा है। यूएसए के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं। सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हमारा जो रोड नेटवर्क है वो मिलेगा आपको। ओके, और जितना भी रोड नेटवर्क है उसका 71% आपको मिलेगा कि रूरल इंडिया के अंदर है, और जो कि रूरल एरियाज़ को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। ये बहुत ही सिंपल है। रूरल इंडिया में जितनी भी रोड हैं उसका 2% आपका जो है नेशनल हाईवेज़ मिल जाएंगे, जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर बढ़ाने का अच्छे से काम करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज़ को कनेक्ट करते हैं, रूरल अर्बन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर, क्योंकि नेशनल हाईवेज़ आपके काफ़ी बड़े लेवल पर होते हैं, तो वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। राइट, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि लॉकडाउन के दौरान भी हमने यहाँ पर अच्छा खासा हाईवे का निर्माण किया। जैसे 2020-21 में हम देखें तो एक दिन में हमने 37 किलोमीटर तक के हाईवेज़ यहाँ पर निर्माण किए, पेंडेमिक के दौरान भी। तो ये एक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद बेटर रोड कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड की। वन ऑफ दीज इज़ द नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडियाज़ डिसीजन टू डिप्लॉय द नेटवर्क सर्वे व्हीकल। तो ये एक आपको टर्म मिलेगी कि नेटवर्क सर्वे व्हीकल किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये जो प्रोग्राम है ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर मिलेगा। और इसका एम क्या है? इसका एम है नेशनल हाईवेज़ की क्वालिटी को बनाए रखना। नाम से ही स्पष्ट है कि हाईवे की क्वालिटी को रेगुलर तौर पर यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, और ताकि उसमें किसी तरह के सुधार की ज़रूरत है तो की जाए, ठीक है। तो हो सकता है कहीं से बैरियर टूट गया हो, या फिर आपका जो किसी भी तरीके की दिक्कत हो सकती है नेशनल हाईवेज़ में, तो उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा रिलीज़ किए गए स्टेटिस्टिक्स के द्वारा पता चलता है कि कंट्री के अंदर जितने भी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका 36% एक्सीडेंट रूरल इंडिया के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से। उसके अलावा एक चीज़ और मिलेगी जो कि अभी ड्राफ्ट स्टेज में पड़ी हुई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं ड्राफ्ट रूल्स फॉर रोड ट्रेन्स, और ठीक है, तो ये रूल्स अभी आपका ड्राफ्ट स्टेज में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन्हें विद टू मेक फ्रीड मूवमेंट इफेक्टिव, तो फ्रीड मूवमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए ड्राफ्ट रूल्स फॉर रोड ट्रेन्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं, ताकि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इन द कंट्री उसको ब्रिंग डाउन किया जा सके, उसको कम किया जा सके। और ये यूरोपियन बेंचमार्क के आधार पर हम यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो इतना याद रखिए, काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, इतनी बड़ी रूल्स नहीं है कि आपसे पूछे जाएँ, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर पता चलेगी कि नेशनल हाईवे कंट्री के अंदर कितने हैं। तो पूरे लेंथ का आपका 2% मिलेंगे। दूसरा स्टेट हाईवेज़ कितने मिलेंगे? तो 3% मिलेंगे, और बाकी जो रोड्स बची वो आपको 94% कॉन्स्टिट्यूट करते हुए मिलेंगी। राइट, तो पूरी कंट्री में जितनी भी रोड्स हैं उसका 2% आपका नेशनल हाईवेज़ यहाँ पर कंस्टिट्यूट करते हैं। रोड एक्सीडेंट देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर, यानी कि रूरल एरियाज़ के अंदर, या फिर अलग जो छोटी छोटी रोड्स हैं उनके अंदर मिलेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेशनल हाईवेज़ पर 30% रोड एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, और साथ ही स्टेट हाईवेज़ पर भी मिलेंगे आपको अच्छे खासे एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में याद न रखते हुए ऊपर से याद रखिएगा कि 2% यहाँ पर ये कंस्टिट्यूट करते हैं स्टेट हाईवेज़। ये याद रखिएगा। आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए रोड हाईवेज़ को। उसके बाद आपको, अभी तो हमने बात की ये आपकी रोड ट्रांसपोर्ट की, अब बात करते हैं आपका जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करते हैं। अब रेलवे का ट्रांसपोर्ट भी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस आपको यहाँ पर ट्रैवल करनी हो तो आप प्रीफर करते हो रेल नेटवर्क को, रेलवे नेटवर्क को, ना कि रोड नेटवर्क को। ओके, तो लॉकडाउन के दौरान भी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ थी, इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, जो कि आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचनी थी, कहने का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य पर पहुँचनी थी, तो ट्रेन्स ने यहाँ पर अच्छी खासी मदद की। आपने नाम सुना होगा किसान रेल का।
यहाँ पर भी लिखा हुआ है किसान रेल का, ठीक है। तो किसान रेल के ज़रिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो सड़ने वाली चीज़ें थी जैसे प्याज है, टमाटर है, ठीक है, पोटैटो हैं, उनको हमने जल्दी से जल्दी, पेरिसेबल कमोडिटीज़ जितनी भी थी उनको हमने जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर रेलवे का इंपॉर्टेंस पता चलता है हमें। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर पता लगेगा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स यहाँ पर चलाई गई। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स यहाँ पर हमने चलाई। तो जो रिवर्स माइग्रेशन वाले लोग थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते थे लंबी डिस्टेंस के लिए, उनको हमने यहाँ पर सुविधा जो है वो प्रोवाइड की। साथ ही हमने किसान रेल शुरू की फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिसेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाई कनेक्टिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन सेंटर्स एंड एन इंसेंटिव फॉर द फार्मर्स टू यूज़ द किसान रेल। तो ये मैंने आपको बताया कि किसान रेल की शुरुआत इस तरीके से हुई और क्या क्या इसने यहाँ पर मदद की हमारी। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चला कि दीज आर द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव, जैसा कि किसान रेल है, टू एंश्योरिंग ए सीमलेस सप्लाई चेन एंड रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ पेरिसेबल प्रोडक्ट। अगर ये ट्रेन यहाँ पर नहीं चलती तो हो सकता है कि वो जो आपकी फल है, वो आप सब्जी है, वो कहीं और पर रखे रखे सड़ जाती और आपकी वेस्ट हो जाती। साथ ही दूसरी तरफ जो है वो लोग उनको यहाँ पर फूड नहीं मिल पाता। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है, आपको पता चलेगा कि रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है। तो दो चीज़ें डिस्कस की, रेल नेटवर्क की बात की और यहाँ पर हमने रोड नेटवर्क की बात की। अब चलते हैं इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसके लिए हमारे पास है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर देखती है। ओके, तो फ्रीट मूवमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर आपकी इंडिया के अंदर से होकर के जाती है। तो अगर अंदर से होकर के जाती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ओके, तो उसको यहाँ पर बात करने की, यूज़ करने की बात यहाँ पर हो रही है। अब स्लाइड के अंदर से एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो बाय हाईवेज़, ठीक है, अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो 1 टन सामान को हाईवे के द्वारा तो आपको 2 रुपये 50 पैसे पड़ते हैं। अगर आप उसको रेलवे के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको 1 रुपया 36 पैसे पड़ते हैं। और अगर आप उसको वाटरवे के थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको 1 रुपये 6 पैसे पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपकी जो फ्रीट कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इन द एंड जो कंज्यूमर होगा उसको भी चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, किसकी कम पड़ती है। तो याद रखना, इनलैंड की कॉस्ट यहाँ पर सबसे कम पड़ती है, उसके बाद आपको रेलवे की कॉस्ट मिलेगी और उसके बाद आपको रोड की कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो इस सब को देखते हुए जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ तरीके से हम यहाँ पर लॉजिस्टिक का एनवायरनमेंट जो है उसको यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर चलाया जा सकता है। तो ये सब काम इस तरीके से हो सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ देखनी है। दूसरा आपको मिलेगा कि ये आपका इनलैंड वाटरवेज हैं, ये बनाए जा रहे हैं नेशनल हाईवेज़, जैसे कि नेशनल वाटरवेज, सॉरी, जिस तर्ज पर आपके नेशनल हाईवेज़ होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, ऐसे ही नेशनल वाटरवेज होते हैं इन द आपका वाटर सिस्टम। ओके, तो जैसे नेशनल वाटरवे 1 है तो इलाहाबाद, हल्दिया, स्ट्रेच ऑफ गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर, ठीक है, ये मिलेगा आपको किन स्टेट से जाता है। तो 2 याद रखिए, नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2, कहीं लिखने पड़ जाए तो याद रखिए। सदिया टू डुबरी, स्ट्रेच टू ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना असम के अंदर। तो लेंथ भी मिल जाएगी। सबसे बड़ा जो है आपको वो नेशनल वाटरवे 1 ही मिलेगा और ये ऑपरेशन में है। जी हाँ, बिल्कुल ऑपरेशन में है, ठीक है। दूसरा भी ऑपरेशन में है और इसकी लेंथ दूसरे नंबर पर मिलेगी आपको, आसाम वाला सादिया धोबरी स्ट्रेच। तो इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकते हैं, या फिर किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। जैसे प्रमोटिंग मार्केटिंग एंड सिक्योरिंग स्टोरेज। तो मार्केटिंग को बढ़ाना मतलब कि रूरल एरिया से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ अर्बन एरिया के अंदर आएँ। दूसरी चीज़, स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाना मतलब पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर क्रिएट करना। अब इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आ जाती है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए हमने यहाँ पर अपना जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम का वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसका नाम है ई नाम पोर्टल, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है ये, जिसके अंदर आपका इंटीग्रेट करता है होलसेल मंडीज़ अक्रॉस द कंट्रीज़। कंट्री के अंदर जितनी भी होलसेल मंडीज़ हैं उन सभी को यहाँ पर ये आपका इंटीग्रेट करने का काम करता है।
इससे फार्मर को क्या है कि घर बैठे ही अच्छे प्राइस में देख लेगा कि हाँ वो बंदा किस प्राइस में बेच रहा है, मैं उससे खरीदूँ या उससे खरीदूँ। तो ऑनलाइन ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ इसके द्वारा फैसिलिटेट हो सकती है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने अभी तक 1820 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इसके कारण भी आपको यहाँ पर अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलेगी। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, इससे आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्राउडिंग एट द मंडीज़ वो ख़त्म हो जाएगी, प्राइस डिस्कवरी में इजी हो जाएगी, एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग जो कि पेंडेमिक को रोकने का एक अच्छा जो उपाय है यहाँ पर है, उसको बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि 2018-19 के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था विद ए कॉर्पस ऑफ 2000 करोड़ रुपीज़ का ये आपका फ़ंड भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, और इसके बाद फंड के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ओके, और राइट, उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि मनरेगा के अंदर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, ग्राम पंचायत का रोल उसके अंदर बढ़ जाता है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स को बढ़ाने के लिए। अरे भाई, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर मनरेगा के अंदर रोड बनाई जाएंगी तो वो रोड कनेक्ट नहीं करेंगी क्या रूरल अर्बन एरियाज़ को? जी बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, और रूरल अर्बन डिवाइड को यहाँ पर कम करने का काम करेंगी। तो इस तरीके की चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ानी है रूरल इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। तो उसके लिए आपको मिलेगा जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, और साथ ही गोडाउंस और वेयर हाउसेज जो हैं वो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने हैं। और द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर एंड प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं जिनके अंदर हम कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी बनाएंगे। तो कोई कमोडिटी है आपकी नहीं बिक रही है तो आप वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हो, उस चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करना है। कितना फंड दिया गया, कितना गोडाउंस यहाँ पर बने, कितने नंबर हुए, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को इग्नोर मारने की कोशिश करें। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, और अब ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर आप क्या करोगे, ठीक है। अब ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या करोगे। अब देखते हैं कि वाटर सिक्योरिटी के लिए कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार करोगे। तो वाटर सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ नहीं देखना कि वाटर तो हर किसी के कंजम्पशन के लिए चाहिए, आपको इरिगेशन के लिए भी चाहिए, आपको ड्रिंकिंग के लिए भी साफ़ वाटर चाहिए। तो उसके लिए आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपको मिलेगा जिसका नाम है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन के मिशन के अंदर आपको क्या प्रोवाइड कराना है, आपको पोर्टेबल वाटर थ्रू हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी पीने के पानी की ये टंकी जो है वो आपको हर घर के अंदर लगानी है ताकि स्वच्छ पीने का पानी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सके। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। इन द बैकड्रॉप ऑफ डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज, ये चैलेंजेस हैं इंडिया के वाटर रिसोर्सेज सिस्टम के कि जो पानी की क्षमता है वो यहाँ पर कम होती चली जा रही है, वाटर टेबल नीचे गिरती चली जा रही है। द स्किल ऑफ वाटर मैनेजमेंट एज्यूम्स मैमथ प्रपोर्शन विद एन अंडरलाइंग चैलेंजेस बीइंग इन प्रोवाइडिंग द मिनिमम एमिनिटीज़ टू द रिमेनिंग हाउस होल्ड। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपको जो हाउस होल्ड है जहाँ पीने का पानी सुविधा में नहीं है उनको हम यहाँ पर पोर्टेबल वाटर जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये जल जीवन मिशन के ऊपर योजना मैगजीन आई थी और ये अप्रैल 2021 की है, तो इसको यहाँ पर ज़रूर से देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी मैगजीन थी। अक्टूबर 2017 के अंदर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना भी हमने यहाँ पर शुरू की, और इलेक्ट्रिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने सौभाग्य स्कीम के अंदर यहाँ पर पुअर हाउस होल्ड्स को दिया, और उनके घर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर करने की पूरी जो है वो कोशिश हमने की। और आप देखोगे कि 281 जो करोड़ हाउस होल्ड हैं इनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और क्वालिटी पावर सप्लाई भी प्रोवाइडेड कर दी गई है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमने यहाँ पर तैयार किया। तो वाटर के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए दोनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है। दूसरी बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन की। एक होता है कम्युनिकेशन थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक होता है टेली कम्युनिकेशन जो कि आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं होता, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टेलीकॉम जो आपका टेली कम्युनिकेशन है उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर आपको मिलेगा कि विद द सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो आपका टेलीकॉम नेटवर्क है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और इसके अंदर आपको मिलेगा द इंडियाज़ रूरल टेली डेंसिटी इन जनवरी 2021 स्टूड एट 60%। तो इंडिया के अंदर जो रूरल इंडिया के अंदर टेली डेंसिटी 60% तक आपको मिलेगी, मतलब लोगों के पास अच्छी सुविधाएं हैं इंटरनेट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड। 60% तक डेंसिटी आपको रूरल इंडिया के अंदर मिलेगी। अच्छा, सब चीज़ों को छोड़िए, एक चीज़ याद रखिए कि टेली कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं उस प्रोग्राम का नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो इस प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इंडिया के अंदर 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, उसके साथ साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पर चला हुआ है, जो कि आपका ईजियर एंड बेटर कनेक्टिविटी के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ओके, उसके बाद एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहाँ पर बिछाए जाएंगे 6 लाख विलेजेस के अंदर। ठीक है, तो 6 लाख विलेजेस हैं, उनके अंदर हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स भी बिछा दिए गए हैं। और ये सब जो है वो वर्क करेगा आपका भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंदर हमने बिछाए, तो नीति आयोग के आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं, इंक्लूडिंग द आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप। जैसा कि अभी ये देखा कि लक्षद्वीप के अंदर भी ये सब काम यहाँ पर किए गए। फिर हम देखेंगे कि वाईफाई हॉट स्पॉट भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, और सभी रेलवे स्टेशन यहाँ पर इक्विप कर दिए हैं। लगभग 6000 जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर आपको वाईफाई देखने के लिए मिल जाएगी। और राइट, इसके अलावा आपको पीएम वानी स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की थी, यहाँ लिखी हुई नहीं है। ठीक है, तो पीएम वानी स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च की गई थी, उसको भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उसके बाद आरोग्य सेतु है, किसान रथ है, ये सब ये यहाँ पर लॉन्च किए गए, वर लॉन्च्ड अर्ली ऑन ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड टू मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी पर एडवर्स इम्पैक्ट को रोकने के लिए ये सब प्रोग्राम्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए। ओके, तो इतना आपको यहाँ से रखना है। इंडियन पोस्ट का भी अपना रोल यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, यानी कि आर्टिकल ख़त्म होने की कगार पर है, और कंक्लूजन में आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे ज़्यादा। ये इतनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और आपको यही ध्यान रखना है कि जो आत्मनिर्भर भारत था उसके अगर मिशंस को पूरा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, और मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनाना है। बस बात ख़त्म हो गई। जो भी मेन चैलेंजेस यहाँ पर रह गए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, प्रोग्राम्स और स्कीम जो बहुत सारी चली हुई हैं उन सबको थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, उनको मर्ज करने की ज़रूरत है, और एक लार्ज स्केल पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो स्टेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मिल करके यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, जो कि मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। बात ख़त्म हो गई, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल ख़त्म करना है। अब जो आगे के आर्टिकल हैं, बस आप उनको जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे। जैसे दूसरा आर्टिकल आ जाता है रूरल इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है। बट अगर क्वेश्चन आ गया तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 स्लाइडें देखेंगे, जिससे कि आप 250 वर्ड का, हार्डली 250 वर्ड का क्वेश्चन निकलेगा, उसको पूरा कर सको। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस स्लाइड में आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपकी 2015 में शुरू की गई थी, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर थी। कोर स्कीम है, यानी कि यूनियन के द्वारा 100% फंड नहीं की जाती, स्टेट्स का भी अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर हमें करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जहाँ भी इरिगेशन की ज़रूरत है उसको इरिगेशन प्रोवाइड करनी है, वाटर का वेस्टेज ना हो उसको रिड्यूस करना है। इसके लिए हमने इसको चार जो पिलर हैं, मेन 4 पिलर हैं, उसके अंदर इसको तोड़ दिया है। अब वो 4 पिलर कौन से हैं, तो उसको याद रखिएगा। पहला पिलर आपको मिलेगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये जो आपका प्रोग्राम है, ये जो आपका कंपोनेंट है इस स्कीम का, ये आपका चलाया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये जो चारों प्रोग्राम, चार कंपोनेंट हैं इस स्कीम के अंदर आपके, ये आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट यहाँ पर चला रहा है। ठीक है, जैसे पहला है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इस पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब क्या होता है, देखिए, इंप्रूव करनी है द वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू माइक्रो इरिगेशन डिवाइसेस सच एज द ड्रिप, स्प्रिंगर्स, पाइवट। ठीक है, रेन गन्स। कहने का मतलब यह है कि कम से कम पानी दो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगनी चाहिए। बात समझ में आई? तो ये हम आउटपुट यहाँ पर चाह रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, ये आउटपुट हम यहाँ पर चाह रहे हैं इस चीज़ से। ऑलराइट, तो एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। दूसरा कंपोनेंट आ जाता है इसके अंदर वाटरशेड डेवलपमेंट। तो वाटरशेड डेवलपमेंट वाला जो कंपोनेंट है, इसको यहाँ पर चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर आप समझिए कि हम बनाएंगे क्या, तो हम बनाएंगे वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम यहाँ पर तैयार करेंगे, जैसे चेक डैम्स हैं, नाला बंद हैं, ठीक है, जैसे फार्म पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं, इन सबको हम यहाँ पर बनाएंगे। साथ ही जो ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जैसे गुजरात के अंदर एक तरीके का वाटर स्टोरेज सिस्टम है, उसको कहा जाता है यहाँ पर जल मंदिर। ठीक है,
तो उसको यहाँ पर रिवाइव करना है, उनको एनकरेज करना है। आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर मिल जाएगा खतरी खूल, ठीक है, नागालैंड के अंदर जाबो मिलेगा, तमिलनाडु के अंदर आपको मिल जाएगा आपका इरी ऑरेंज, असम के अंदर डोंग्स मिल जाएगा, उड़ीसा एमपी के अंदर खटास बंदास मिल जाएंगी। सब ट्रेडिशनल सिस्टम है, ठीक है, ये सब ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम है, इनको भी रिवाइव करना है अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक, तो ये सब आपको मिलेगा कि इसके अंदर हम क्या यहाँ पर चाह रहे हैं, तो ये आपको इस तरीके से देखना है। उसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका हर खेत को पानी। ठीक, हर खेत को पानी का मतलब सीधा सीधा है कि जितने भी फार्म यहाँ पर है, जितने भी फार्म यहाँ पर हैं, खेत यहाँ पर हैं, उन सभी के अंदर पानी की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, लिफ्ट इरिगेशन का प्रोग्राम होना चाहिए, रेस्टोरेशन रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़, ये सब भी उसके अंदर होना चाहिए। तो हर खेत को पानी, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस कंपोनेंट को लॉन्च करेगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद एक चौथा कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको लॉन्च करेगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इटसेल्फ। ओके, तो ये जो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, जिसका दूसरा आपको हिंदी में मिलेगा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसके अंदर आपको जितने भी नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी इंडिया के अंदर चल रहे हैं उन सबको जल्दी से जल्दी पूरा करना है, फास्टर कंप्लीशन करना है, जितने भी मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो ये सारे काम हमें यहाँ पर इसके अंदर करने हैं, और ये प्रोग्राम आपको इस तरीके से इतना याद रखना है कि इसके अंदर क्या है। ठीक, अब आपका इरीगेशन से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आए तो 100-150 वर्ड में तो इसी स्कीम को यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये स्कीम है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको और चीज़ें भी लिखनी है। अब आर्टिकल के अंदर एक खास चीज़ दी गई थी, उसके अंदर एक प्रोग्राम दिया गया था जैसे भारत निर्माण प्रोग्राम। ठीक है, तो ये ऐसा ही एक प्रोग्राम लीड बैंक स्कीम के बारे में पूछा गया था इकोनॉमी के अंदर, ऐसा ही आपका यहाँ पर आ सकता है भारत निर्माण प्रोग्राम के अंदर। 2005 से 2009 के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 6 प्रायोरिटाइज कंपोनेंट हमने यहाँ पर जोड़े थे, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, हाउसिंग एंड रूरल टेलीफोनी, इन 6 कंपोनेंट को हमें यहाँ पर बढ़ावा देना था। तो क्या हम आज जो स्कीम चला रहे हैं वो भी यही सब नहीं है? जी हाँ, वो भी यही सब ही हैं। ठीक है, तो ये स्कीम आपको यहाँ पर रखना याद रखनी है। इसके अंदर आपको मिलेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेस पर ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी, और मिशन मोड के बेस पर हमने ये स्कीम यहाँ पर चलाई थी। और तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है, भारत निर्माण से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। तो ये आपके जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है 2015 वाली, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, इसके अंदर के कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। क्या आउटपुट हमें चाहिए वो भी आपको याद रखने हैं, जो मैंने बोले याद रखना उस चीज़ को। ठीक है, ये आउटकम, आउटपुट, ये सब चीज़ें आपको एक ही उसके अंदर याद रख लेनी है। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़ें हैं। अब अगली चीज़ चलते हैं जो कि है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको मिलेंगी कि इंडिया के इरिगेशन सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको याद रखना है। मतलब ये है कि जैसे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, टूट जल्दी जाते हैं, बनते बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मेंटेनेंस चैलेंजेस हैं, कोस्ट प्रेशर है, ठीक है, ये सब इश्यूज़ हैं। डैम्स की रेगुलर चेकिंग नहीं होती, लैक ऑफ एडुकेट साइंटिफिक नॉलेज के बेस पर नहीं बनता, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, फार्मर्स के अंदर, रिलेटेड टू द इरीगेशन फैसिलिटीज़। लिस्ट ऑफ नॉलेज अबाउट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आपकी जो नॉलेज की कमी मिलेगी। रेनफॉल अनसर्टेनिटी या फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल, ओके, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड द ग्रेजुअल लैंड डिग्रेडेशन इन द रेनफेड एरिया, ये सब प्रॉब्लम्स है, याद रखना इन चीज़ों को। ये 2 स्लाइड एक आपकी हैं आपके। ठीक है, रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर टू डाउन स्ट्रीम रिजर्वायर, लैक ऑफ कन्वर्जेंस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एमंग द रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, इन सब मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन की भी कमी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको मिलेगा कि प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर बहुत सारे गैप्स हैं। ठीक, अवेयरनेस लेवल अच्छा नहीं है फार्मर्स का, जो कि आपका दोबारा से रिपीट हुआ है। टाइम एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स में और रिलेटेड टू द प्रोग्राम्स ऑफ इरीगेशन। दूसरा, अनएवेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, आसानी से नहीं मिल पाते। ठीक है, तो लैक ऑफ, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, अनएवेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, लैक ऑफ कंसेंसस एमंग लोकल्स लीडिंग टू द रेजिस्टेंस एंड द कन्फ्लिक्ट। ओके, तो लोगों के अंदर, यहाँ पर आपको जो लोकल लोग हैं उनके अंदर आपको कंसेंसस की भी कमी देखने के लिए मिलेगी। तो ये सब आपको प्रोग्राम मिलेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और इससे जो हमें बेनिफिट चाहिए वो तो आपको पता ही है कि इनकम बढ़ानी है, क्रॉप यील्ड को बढ़ाना है, ग्राउंड वाटर को ख़त्म होने से बचाना है, वाटर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए याद। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। इस आर्टिकल में इतना काम का था, हमने पढ़ लिया।
उसके बाद चलते हैं पोटेंशियल इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं उसको देखते हैं। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल आपका देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें काम की हो जाती हैं। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए जो भी स्लाइड के अंदर इंक्लूड किया गया उसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा कि जो आपका फूड प्रोसेसिंग, देखिए इसका मतलब समझिए कि क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब जैसे फूड है, रॉ मटीरियल, रॉ फूड है, ठीक है, एक तो रॉ फूड हो गया, फिर आपने उसको पैक करके कैंड करके और उसकी जो शेल लाइफ है उसको यहाँ पर बढ़ा करके आपने उसको बेचा, उसको यहाँ पर कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें अच्छे खासे आपको बेनिफिट मिलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा है इसके अंदर, और बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी इसके ज़रिए यहाँ पर बढ़ी है। अच्छे खासे जो स्टार्टअप हैं वो भी आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर थोड़े से कम आपको मिलेंगे। एक्सपोर्ट ऑल्सो रिमेन बिलो पोटेंशियल, जितना एक्सपोर्ट होना चाहिए उतना एक्सपोर्ट यहाँ से नहीं हो पाता है। ओके, डेस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन द वर्ल्ड, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट के अंदर शेयर है वो बहुत ही कम है। ओके, 10% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, ग्लोबली टॉप 5 एक्सपोर्टिंग नेशन अकाउंट फॉर 34% शेयर इन द एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। तो ये आपको मिलेगा कि डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना तो याद रखिए कि जो टोटल एक्सपोर्ट हैं उसमें इंडिया का जो एक्सपोर्ट शेयर है वो अच्छा नहीं है। इंडिया इज़ 14th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, जो कि आपका फूड प्रोडक्ट्स का केवल 2% ही यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। तो हम 14वें नंबर पर आते हैं, याद रखना, और हम सिर्फ 2% ही यहाँ पर शेयर करते हैं इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बाकी कुछ याद रखो मत रख लो, ये दो डाटा भी याद रखना, काम के हो जाते हैं। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि एट प्रेजेंट इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यहाँ पर आपको मिलेंगे रॉ मटेरियल के द्वारा जो हैं आपके पूरी के पूरी तरीके से प्रीडोमिनेंट हैं। उसके बाद विच आर देन प्रोसेस टू द अदर कंट्रीज़, और साथ ही आपके अगेन इंडिकेटिंग द स्पेस ऑफ मूव अप द वैल्यू चेन। तो हम रॉ मटेरियल को ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें अच्छे बेनिफिट नहीं देखने के लिए मिलते। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों को प्रोसेस करके आगे देना है। अगर हम रॉ मटेरियल आगे देंगे तो वो लोग प्रोसेस करेंगे और वो लोग प्रोसेस करके वापस हमारी कंट्री में भेजेंगे। तो ऐसा ही ब्रिटिशर्स ने किया था और ऐसा ही हम आज के ज़माने में होने देंगे, तो ये सब सही नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखें तो एक्सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी लो है, एंड जो डोमिनेट किया जा रहा है बाय द लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, जो कि हम सस्ते दाम वाली चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें महंगी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ओके, तो ये सब आपको मिलेगा। साथ ही क्वालिटी और प्राइस में भी हम नॉन कम्पिटिटिव हैं, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पर है। ओके, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग द लार्ज स्केल कैपेबिलिटीज़ आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमने यहाँ पर लॉन्च की थी। ठीक है, इन 2020 एलोन 46 फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स 10,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर चलाए गए, और उसके साथ ही आपको मिलेगा कि एक स्कीम चलाएगी जिसका नाम है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्यों देखिए सुनिए, मैंने आपको किसान संपदा योजना के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि सब इसको पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर वाले करंट अफेयर्स देख लिया करो, काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन आपको PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज ये नहीं मिलेगी कहीं पर आपको। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट, जितने भी, और अपग्रेडेशन भी प्रोवाइड करेगी जो कि प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर करते हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर लॉन्च की गई थी और इम्प्लीमेंट की जाएगी 2020-21 से 2024-25 तक, लगभग 5 साल के लिए स्कीम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नोडल बैंक बनाया गया है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर फीचर मिलेंगे जैसा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपका किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पर बढ़ावा देना है। ठीक है, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है। ओके, सपोर्ट करना है आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं, उनको यहाँ पर सपोर्ट करना है। साथ ही इस सीड कैपिटल प्रोवाइड करानी है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, ताकि उनको इनिशियल स्टेज में मदद मिल सके, फाइनेंशियल मदद यहाँ पर देने के लिए। ट्रेनिंग रिसर्च देनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाने हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है इस स्कीम के तहत। तो इसके अंदर आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, और
उसके बाद एक आता है ऑपरेशन ग्रीन। ऑपरेशन ग्रीन के अंदर पहले तीन ही यहाँ पर चीज़ें थी, तीन आपको पेरिसेबल कमोडिटीज़ मिलेंगी, यानी कि टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो के लिए हमने ये ऑपरेशन ग्रीन चलाया था। अब इसको 22 पेरिसेबल कमोडिटीज़ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इस स्कीम के अंदर ऑपरेशन ग्रीन के अंदर 22 कमोडिटीज़ यहाँ पर आती हैं। साथ ही हमने इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100% FDI अलाउ कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये सब जो स्कीम यहाँ पर गिना रहा हूँ, क्या आप इनको 500 वर्ड तक लिख सकते हो? जी हाँ, अब आप इनको लिख सकते हो। ये बहुत होता है, इतनी स्लाइड से मैं 2 ऐसे यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ और दोनों के दोनों ऐसे 250 वर्ड में लिख भी सकते हैं। बस समझ में आई। देखिए, एक तो PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज स्कीम के बारे में मैंने इतना डिटेल में बता दिया आपको। दूसरी चीज़, इतनी सारी स्कीम जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट होती हैं एक UPSC एस्पिरेंट जो कि सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। हम ऑप्शनल के लिए नहीं कर रहे हैं, बट आपको जो GS पेपर है उसके लिए सफिशिएंट हो जाता है। ओके, फिर 100% FDI और भी हमने यहाँ पर अप्रूव की है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड फॉर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग E-कॉमर्स सेक्टर के अंदर भी 100% FDI यहाँ पर डाली हुई है। तो याद रखना इन सब पॉइंट्स को जो भी मैंने बताए, जो कि सारे काम के थे। ये वाली स्लाइड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। ये पूरी स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस हमने यहाँ पर कर ही लिया है। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ग्राम सड़क योजना के ऊपर कोई भी ऐसे यहाँ पर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि ग्राम सड़क योजना का महत्व बताइए, या फिर ऐसा कुछ इस तरीके की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले आर्टिकल में पढ़ लिया। अब इस आर्टिकल को यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक दो चीज़ आपके काम की यहाँ पर हो जाती हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है। जैसे ये आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, सन 2000 में हमने यहाँ पर शुरू की गई थी। और सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने की बात कर रही है, ताकि विलेज को कनेक्ट किया जा सके, अर्बन रूरल एरियाज़ को कनेक्ट किया जा सके, स्टेट्स को कनेक्ट किया जा सके, पॉवर्टी को कम किया जा सके, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जा सके रूरल इंडिया के अंदर। बात खत्म हो गई, इतनी सी स्कीम थी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लाइड के अंदर मैगजीन के अंदर दिए थे कि जो स्पेशल इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट डेवलप नहीं है इतना ज़्यादा। साथ ही जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज़ अफेक्टेड एरिया हैं, उनके अंदर आप रोड को कैसे डेवलप करोगे, उनके अंदर आप रोड्स को किस तरीके से डेवलप करोगे, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं से ही मिलेगा। तो स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर, क्योंकि स्ट्रेटजिक लोकेशन है। और साथ ही आपको मिलेगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि सिर्फ 24-25 किलोमीटर का, उसके द्वारा ये जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है, इसीलिए हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अलग से जो इनिशिएटिव हैं वो चलाने पड़ेंगे। साथ ही अलग से इनिशिएटिव चलाने पड़ेंगे इन द एरियाज़ ऑफ डिफ़िकल्ट एंड रिमोट एरियाज़, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटी वायलेंट एरियाज़ हैं, LWE, जहाँ पर आपको इंसर्जेंसी वगैरह ज़्यादा मिलेगी। उन एरियाज़ में किस तरीके से रोड कनेक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे करोगे। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि दिसंबर 2016 में जो आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अंदर एक वर्टिकल चलाया गया था, मतलब एक और कंपोनेंट चलाया गया था, जिसका नाम था रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया, RCPLWEA। नाम याद रखना, क्वेश्चन आ गया तो इसको लॉन्च करे बिना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च करे बिना आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाले हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया या फिर लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज़ के लिए लिखना चाहते हो कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो 24 आइडेंटिफाइंग डिस्ट्रिक्ट्स जो कि ज़्यादा अफेक्टेड हैं 9 स्टेट्स के अंदर LWE से, उनके अंदर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। प्राइमरी फोकस क्या होगा? प्राइमरी फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फिजिकल एंड फंक्शनल आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय इंप्रूविंग द रोड कनेक्टिविटी। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, क्रिएट करना है रोड कनेक्टिविटी को, ताकि जो कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीजन उसको बढ़ाया जा सके, गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सके, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रोवाइड की जा सकें, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जा सके, लोकल पॉपुलेशन की जो नीड है उनको यहाँ पर देखते हुए उनकी हेल्प की जा सके, और साथ ही जो आपकी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज़ जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे यहाँ पर पॉपुलेशन को दूर रखा जा सके, ठीक है। तो उनको कोई हर्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अनदर ऑब्जेक्टिव वाज टू स्मूथन एंटी LWE ऑपरेशन इन दोज एरिया थ्रू द एनहेंस्ड कनेक्टिविटी।
तो ये सब काम इस स्कीम के अंदर यहाँ पर किए जाएंगे, याद रखना। उसके बाद आपको मिलेगा कि किसी को कोई दिक्कत है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आप कर क्या सकते हो, तो आप वैसे कर तो कुछ नहीं सकते, बट इन्होंने यहाँ पर दिया है कि क्या करोगे, ठीक है। तो एक पोर्टल है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CP ग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी सेंट्रल लेवल पर नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है, वो आपका रिव्यूज़ लेती है ग्रीवियंस की कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, तो आप बता सकते हो। फिर दूसरा मेरी सड़क ऐप चला हुआ है, उसके ज़रिए आप यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। हालांकि समाधान होगा नहीं होगा वो आप जानो, ठीक है, ये चीज़ मिलेंगी। फिर हमने यहाँ पर ई मार्ग चलाया हुआ है। ये ई मार्ग नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्ग मतलब रास्ता, ठीक है। तो मिनिस्ट्री 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रूरल रोड अंडर द PMGSY ग्राम सड़क योजना के अंदर ही कंपोनेंट लॉन्च किया गया सभी स्टेट्स के अंदर। और स्मार्ट एप्लीकेशन है इन द बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि डाटा को इंटीग्रेट करेगी हर एक डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्रीज से, कि रूरल रोड्स की क्या हालत है, मेंटेनेंस कैसा है, उनका स्टेटस क्या चल रहा है, वो सब इसके अंदर अपलोड किया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की बात हो रही है, मतलब ये कि जो सड़क है उसको बनाने के लिए अब जो मटेरियल है, प्लास्टिक वेस्ट है जैसे कि, उनको यहाँ पर यूज़ किया जाए। ओके, तो न्यू मटेरियल या वेस्ट मटेरियल या लोकली अवेलेबल मटेरियल जो रोड बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, दूसरा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं आपको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अंडर द PM ग्राम सड़क योजना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, ठीक है, इतना। ओके, तो इतना हमने यहाँ से देखा। दूसरी चीज़ दिखाई है कि किस स्टेट के अंदर कितनी अचीवमेंट ग्राम सड़क योजना की हुई, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना खर्चा किया, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि, चलिए ये आर्टिकल हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल सोचिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर देख लिया है और ये आपका सफिशिएंट हो जाता है, इतना काफ़ी है। राइट, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेगा PM एड्रेस टू द नेशन। PM ने यहाँ पर एड्रेस किया लोगों को और बताया कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, वैक्सीन हम कितनी लगा चुके हैं और कितनी नहीं लगा चुके हैं, वो सब बताया। दूसरा आपको बताया कि फ्री वैक्सीन देंगे, ठीक है, ओके, 25% काम लगभग पूरा हो चुका है और मिलेगा कि आपको वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट देंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। गरीब कल्याण अन्न योजना ये सब बढ़ा दी गई हैं। ये सब चीज़ें आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो अलग करंट अफेयर आते हैं ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ मैं हर महीने, उसको देखा करो, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये पर्टिकुलर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, PM एड्रेस, ठीक है। तो वैक्सीन चिल्ड्रंस के लिए और सभी के लिए अवेलेबल करा दी जाएगी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि आपका डिजिटल इंडिया के लिए। ओके, तो डिजिटल इंडिया यानी कि कनेक्ट करना है नेशंस को, तो इस आर्टिकल को हम नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर इतनी खास चीज़ें नहीं दी गई हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने ये देखा होगा कि दिसंबर 2020 की जो मैगजीन है उसके अंदर 52 पेजेस डिजिटल इंडिया के ऊपर ही थे। तो अगर हमने 52 पेजेस यहाँ पर पढ़े हैं तो ये जो 3 पेजेस यहाँ पर दिए गए थे, इनको पढ़ के हम यहाँ पर कुछ फालतू नहीं हासिल करेंगे। जो भी नए बंदे वीडियो देख रहे हैं हम उनसे रिक्वेस्ट है इस मैगजीन को यहाँ पर देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा आप इसे सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मेंस में आया था तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इशू सॉल्व हुए हैं, ओके, और आगे भी इसी मैगजीन से होंगे, तो इसको आप यहाँ पर ज़रूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले मैगजीन की तरफ चलें तो डेवलपिंग सस्टेनेबल रूरल एंटरप्राइज इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबसे रिलेटेड कोई आर्टिकल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड आप देखोगे कि प्रमोटिंग इनोवेशन के नाम से मई 2021 की मैगजीन यहाँ पर आई। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जो है प्लीज़ पिछले 5-6 महीनों की ज़रूर से देख लें अगर आप नए हैं, और अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक। तो इसके अंदर भी हमने 52 पेजेस में सेम चीज़ों को डिस्कस किया था। फिर आप देखो तो जून 2021 के अंदर यहाँ पर मैगजीन आई इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। तो इंक्लूसिव के अंदर भी हमने जो वुमेन है, रूरल इंडिया है, उस सब में किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है वो सब हमने देखा, ठीक है। हालांकि हमने उसमें एग्रीकल्चर भी देखा था, किस तरीके से पूरी तरीके से ग्रोथ की जा सकती है, उन सबको हमने इस एंटरप्राइजेस के अंदर देखा है और हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं काफ़ी समय से। तो अब टाइम है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा गैप में रखा जाए, साइड में रखा जाए, और इतना ज़्यादा इनोवेशन के ऊपर फोकस ना करते हुए आर्टिकल्स इतने ही सफिशिएंट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीज़ें खास दी गई थी जो कि आपको पहले नहीं देखने के लिए मिली। एक ये बना बनाया चार्ट यहाँ पर दिया था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के लिए किस तरीके के इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क कर रहे हैं और किस तरीके के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे।
तो ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको ये ज़रूर से देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्क कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन के लिए। जैसे जैसे नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट कमीशन है एमएसएमई के अंदर, केवीआईसी है एमएसएमई के अंदर, ओके। उसके बाद मिलेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन है एमएसएमई के अंदर, कोयर बोर्ड है एमएसएमई के अंदर मिलेगा आपको, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज आपको सिडबी के अंदर मिलेगा। याद रखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है यार ये, ठीक है, आप इनको समझो। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC यहाँ पर बना हुआ है। साथ ही बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए आपको सबसे ऊपर आ जाता है नाबार्ड, आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, सिडबी भी यहाँ पर आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, और भी आपको मिल जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए अलग है, बैकवर्ड क्लास के लिए अलग है, और हैंडीकैप्ड के लिए अलग है, ठीक। तो ये जो इधर की साइड के हैं ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बोर्ड किसके अंदर है, या फिर आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा एमएसएमई के अंदर काम करता है। उसके बाद ये मिलेगा कि कौन कौन से पोर्टल यहाँ पर चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो क्वेश्चन आना ही चाहिए। जैसे पहला मिलेगा आपको चैंपियंस पोर्टल, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर वर्क करता है। काम क्या है, एमएसएमईज को हेल्प करनी है। अगर उनको फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, लेबर नहीं मिल पा रही है, क्लियरेंस में किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो आपको उनकी हेल्प करनी है। नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी कि एमएसएमईज जो कि आपकी प्रेजेंट सिस्टम में यहाँ पर अच्छी तरीके से खड़ी हुई हैं, उनको हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ला करके खड़ा करना है। बात समझ में आई? तो ये काम हम इसके अंदर करेंगे। दूसरा मिलेगा आपको एमएसएमई संपर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर वर्क करता है, और इसके अंदर हमको संपर्क नाम से ही स्पष्ट है कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग जॉब दे रहे हैं, उन दोनों को हमें इस पोर्टल के अंदर कनेक्ट करना है। प्रोवाइड ए डिजिटल फॉर्म टू कनेक्ट द जॉब सीकर विद दोज जो कि आपका एंटरप्राइजेज सीकिंग ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनको आदमियों की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, उनको लेबर प्रोवाइड करानी है थ्रू द संपर्क पोर्टल। एमएसएमई संबंध, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर वर्क करता है, और इसका मिलेगा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मॉनिटरिंग पोर्टल इसका वर्क है। एमएसएमई समाधान, पेमेंट और ड्यूज से रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं आपके इस पोर्टल के अंदर हो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर है। एमएसएमई आइडिया पोर्टल, बैंक ऑफ एमएसएमई आइडियाज़ इनोवेशन रिसर्च के लिए ये पोर्टल आपको मिलेगा। उद्यम मित्र पोर्टल, उद्यम मित्र पोर्टल याद रखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको फाइनेंशियल सुविधा चाहिए, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, आप इस पोर्टल के ज़रिए जा सकते हो, ठीक है। उद्यम आई मित्रा, याद रखना इसका नाम, उद्यम आई मित्रा आपको मिलेगा। तो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा आपको हर तरीके के। दूसरा मिलेगा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि नीति आयोग के अंदर में वर्क करता है, और इसके अंदर आपको 6 फोकस एरियाज मिलेंगे। कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, फंडिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन, कंपाइलेंस एंड टैक्स असिस्टेंस, एंटरप्रेन्योर स्किलिंग एंड मेंटरिंग, मेंटरशिप एंड मार्केट एक्स असिस्टेंस, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम भी चली हुई है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े एग्जाम्स के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी रजिस्ट्रेशन है वगैरह वगैरह सब सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी इसके अंदर। उसके अंदर एक स्कीम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोल स्कीम आपको मिलेगी। दिस प्रोग्राम्स एम्स टू प्रोवाइड मेंटोरशिप टू द ट्राइबल यूथ थ्रू द डिजिटल मोड। याद रखिएगा, ट्राइबल्स के लिए ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है, और डिजिटल मोड में ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जाएगी, ओके। ये सपोर्ट करेगा, फिर से बता रहा हूँ, ट्राइबल यूथ एंड वुमेंस को, जिनको भी यहाँ पर बिजनेस खड़ा करना है, उनको कुछ स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, थ्रू द मेंटरशिप इन द वेरियस सेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बी कीपिंग, ट्राइब आर्ट एंड कल्चर, मेडिसिन हब्स, उन सभी के अंदर उनको स्किल प्रोवाइड कराने का काम करेगा, ओके। तो इसके जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल लिटरेसी, लाइफ स्किल, लीडरशिप प्रोग्राम्स भी यहाँ पर दिए जाएंगे, ओके। तो इतना याद रखना है। उसके बाद स्त्री निधि और हक दर्शक, ठीक है, ये 2 स्कीम चली हुई है यहाँ पर। स्त्री निधि, वुमेन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन यहाँ पर बनाया हुआ है। इट एंगेज सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स एज एजेंट हु रिपोर्टेडली अर्न एन एवरेज ऑफ ₹15,000 पर मंथ।
तो जितने भी ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि आपके 15,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको इस इनिशिएटिव के अंदर यहाँ पर लाया जाएगा। ऑफर अ फुल रेंज ऑफ सर्विसेज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो चली हुई हैं वो सब इन लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। डोर स्टेप सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा हक दर्शक नाम का पोर्टल, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द विलेज लेवल वुमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कॉल हक दर्शक टू यूज़ द ऐप ऑन स्मार्टफोन्स to reach out and help BPL families to get the various government schemes। तो विलेज लेवल पर वुमेन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, साथ ही जो BPL फैमिलीज़ हैं उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिले, बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ हैं उसके लिए ये जो स्कीम ऐप है ये चलाया गया है, ये मिलेगा आपको। उसके बाद मिलेगा कि ऑगमेंटिंग रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमने अभी देखा रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, हमने देखा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देंगे। ठीक है, और ये अभी हमने यहाँ पर देखा एग्रीकल्चर को किस तरीके से बढ़ावा देंगे, ये अभी हमने यहाँ पर देखा कि फूड प्रोसेसिंग को किस तरीके से बढ़ावा देंगे, MSME के थ्रू जो असेट क्रिएशन है वो किस तरीके से करेंगे। अब चलते हैं हेल्थ केयर की तरफ, हम काम कैसे करेंगे उसको यहाँ पर देखते हैं। हाँ जी, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि क्या चल रहा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो भी रूरल एरिया के अंदर। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि इंडिया का जो मकसद है वो अपनी वास्ट पॉपुलेशन को फ्री या अफोर्डेबल प्राइसेस में यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, ये आपका मकसद है, जिससे कि रूरल अर्बन डिवाइड, रिच एंड पुअर के डिवाइड को कम किया जा सके। आपको ये भी पता है कि 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है और हेल्थ केयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज अभी भी कंट्री के सामने फेस है। और आप ये ध्यान रखिए कि ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, उसके साथ आपको पता चलेगा, इसीलिए जबकि ये 70% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी हो जाता है। बिल्डिंग्स होनी चाहिए, सस्टेनेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो ये सब हमने कोविड-19 पैंडमिक को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए इन सब चीज़ों को यहाँ पर बनाना भी शुरू किया। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया आर इसेंशियल फॉर बेटर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर हमने एक टेलीमेडिसिन इंडिया में प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल चलाया जिसका नाम है ई संजीवनी पोर्टल। ठीक है, ई संजीवनी पोर्टल, आपको इसका याद रखना मकसद क्या है, तो ये एक पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन सिस्टम है। यहाँ पर बहुत तरीके के डॉक्टर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको पेशेंट जा करके आपका कोई भी डॉक्टर सेलेक्ट कर सकता है और उसे दूर बैठे ही अपनी जानकारी यहाँ पर ले सकता है। इसको अप्रैल 2020 के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो आपसे PT में पूछा जा सकता है इसका मकसद क्या है। तो टेलीमेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सबको बढ़ाने के लिए यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। और रूरल पेनिट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इंटरनेट का, जिसके कारण आपका ये जो पोर्टल है यहाँ पर सक्सेसफुल दिखेगा। तो ग्लोबल पेंडेमिक के बारे में बताया कि कोविड-19 ने बताया कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि इस बार जो वायरस है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी फैला। और साथ ही आपने देखा होगा कि तीसरी जो लहर है उसकी भी यहाँ पर संभावनाएँ जताई जा रही हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखते हुए आपको पता लगेगा कि वायरस यहाँ पर आया, वायरस ने ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि कौन रिच है या कौन पुअर है, कौन अर्बन है या कौन रूरल है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना देखते हुए हर किसी को टारगेट किया, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की हर जगह पर ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, उसके बाद हम देखते हैं मेन चीज़ें क्या हैं। तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर रूरल हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आप देखिए कि 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सब सेंटर के रूप में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में। तो अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आपका अगर 5,000 की पॉपुलेशन का एरिया है तो आपका वहाँ पर सब सेंटर होना बनता है। 30,000 की पॉपुलेशन है तो वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए, और 1,20,000 की पॉपुलेशन है तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना जायज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया के अंदर डेवलप किया जाता है। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। और एक तो कम से कम आप ये हिरार्की को तो याद रखिएगा कि किस तरीके से काम होता है। हिली एरिया में कैसा होता है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इतना यहाँ से आपको देखिए। ऑलराइट, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कोविड-19 की ही बात लिखी हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस पब्लिक हेल्थ में दिखे आपको। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ का भी चैलेंज है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस भी काफ़ी हद तक परसिस्टिंग है। और ये सब चीज़ आपको दिखेंगी जो भी आपने पेंडेमिक के दौरान देखा, उन सबको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कोई नई चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। ये वाली जो स्लाइड के साइड में लिखी हुई पैसेज है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं क्या है।
इंडिया जो है अपने पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च करता है, तो याद रखना कि 2015-16 में हम 0.9% जीडीपी का खर्च कर रहे थे और 2020-21 में हम 1.1% ही खर्च कर रहे हैं। ओके, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कम से कम हमें 5% तो खर्च करना ही है जीडीपी का, ठीक है। तो आपने नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं कि 2.5% तक यहाँ पर जीडीपी का जो है वो जीडीपी का खर्च करना है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इसी प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने भी ये कहा कि जो 189 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 179 आती है हेल्थ केयर सुविधाएं प्रोवाइड कराने में। बजट के अंदर हेल्थ केयर को प्रायोरिटी देने में इंडिया की रैंक काफ़ी ज़्यादा पीछे है। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अच्छा है तो यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का एम भी है कि जीडीपी का 2.5% खर्च करना है 2025 तक हेल्थ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि इंडिया का 75% ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अर्बन एरियाज़ के अंदर ही मिलेगा, यानी रूरल एरिया के अंदर आपको जो है सिर्फ 25-27% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ से रिलेटेड मिलेगा। ऑलराइट, तो ये सब डाटा आपके यहाँ पर काम का होता है। हेल्थ से रिलेटेड कम से कम इतना डाटा याद रखिए, ये भूलने वाला डाटा नहीं है, कभी भी कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि एक हाई लेवल ग्रुप बनाया गया था हेल्थ सेक्टर के ऊपर 2019 में। साथ ही 15th फाइनेंस कमीशन ने भी आयुष्मान भारत के ऊपर आपकी यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की थी। उन सब ने ये यहाँ पर महसूस किया कि जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रिवेंशन एंड अर्ली मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस करते हुए इन्होंने यहाँ पर बात की कैन रिड्यूस द नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्पेशलिस्ट केयर प्रोवाइडेड एट द टर्सरी लेवल, ताकि जो बीमारियाँ हैं वो आपकी लास्ट स्टेज तक ना पहुँचें, उससे पहले ही प्रिवेंशन और अर्ली मैनेजमेंट कर लिया जाए। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको पता लगेंगी। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना और 64,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर 6 सालों के लिए इस स्कीम के अंदर दिए जाएंगे। इस स्कीम के अंदर फोकस एरिया क्या होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्ट्रेथन करना है एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड क्रिएट करना है नए इंस्टीट्यूशन को फॉर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ न्यू डिजीजेज। बात समझ में आई? तो ये स्कीम, इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अब सिर्फ आप आयुष्मान भारत स्कीम को ही हर जगह लॉन्च नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम एक और लॉन्च हो चुकी है, तो इसके बारे में 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये पता होने चाहिए। ओके, तो वो स्कीम काफ़ी पुरानी हो गई है, 4-5 साल पुरानी हो गई, तो उस दौरान की स्कीम को तो लिखे ही, लेकिन नई स्कीम भी आपको यहाँ पर लॉन्च करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आयुष्मान भारत जो स्कीम यहाँ पर चली हुई है उसके अंदर आपको 1.5 लाख सब हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स भी प्रोवाइड कराने हैं और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी यहाँ पर बनाने हैं 2022 तक। ओके, ताकि किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें, केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको मिल सके, रिहेबिलिटेटिव केयर है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं, फर्स्ट लेवल केयर है और फ्री इसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोसिस सर्विसेज आपको अवेलेबल कराई जा सकें, किसके अंदर? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंदर। और यही प्रोग्राम हमने आपका जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंदर भी लॉन्च किया है, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने यहाँ पर बताया है कि जो आपकी इंडिया के अंदर हेल्थ वर्कर्स की डेंसिटी है 10,000 पॉपुलेशन पे 23 यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। WHO ने कहा है कि 44.5 हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए 10,000 की पॉपुलेशन पर। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है 2030 तक, तो हमें ये सब जो है बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 40-45 के करीब 10,000 पॉपुलेशन पर हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पता लगेगा कि 2019 में 1511 लोगों पर एक डॉक्टर यहाँ पर था और 670 लोगों पर एक नर्स यहाँ पर थी। WHO ने कहा है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए और 300 लोगों पर एक नर्स होनी चाहिए। तो हम दुगने लोग एक डॉक्टर पर एक नर्स पर छोड़ रहे हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। डाटा ज़्यादा याद मत रखिए, लेकिन WHO ने क्या कहा है उसको याद रखिए। 1000 याद रखिएगा और 300 पीपल याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको पता लगेगी कि हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की, सर्जन्स की, इन सब की शॉर्टेज आपको नज़र आएगी। ऑलराइट, उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये आपका आयुष्मान भारत के नाम से 2018-19 में लॉन्च की गई थी और इसके अंदर आप देखें इंश्योरेंस कवर देना था 5 लाख पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से और 10 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को बेनिफिट होगा, यानी कि 50 लाख जो लोग हैं 50 करोड़ जो पीपल हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। 10 करोड़ फैमिली, एवरेज एक फैमिली में 5 लोगों के हिसाब से ये निकाला गया है। ओके, इसके अंदर आपकी 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स
उनको यहाँ पर इसके अंदर मर्ज भी किया गया है, और इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और ठीक है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी स्कीम हो गई है और ज़्यादा डिटेल में इसके अंदर दिया भी नहीं गया था। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यहाँ पर बनाएंगे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मोटा मोटा इनिशिएटिव आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि लोगों के पास हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है फूड, खाना खाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, बात समझ में आई। और वहाँ पर आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा, तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेगी। ओके, तो इन सबको देखते हुए आपको पता चलेगा कि अगर आप खर्च करते हो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, तो आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 47% फार्मेसी पर खर्च करते हो, और प्राइवेट जनरल हॉस्पिटल पर 31%, फिर 8%, 7% और 7%। याद नहीं रखना, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर कॉस्ट यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी है कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने भी ऑब्जर्व किया कि इंडिया का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस इन इंडिया ऑन हेल्थ केयर 60% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द पब्लिक हेल्थ, यानी कि लोग 60% पैसा कम खर्च करना चाहते हैं हेल्थ केयर पर, लेकिन वो उनकी जेब से निकल ही जाता है। बात समझ में आई आपको? तो ये आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। इसी वजह से सरकार कह रही है कि हम खर्च करेंगे 2.5% तक जीडीपी का हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, ताकि लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है वो यहाँ पर 30% लाया जा सके 60% से घटा करके। तो इस तरीके से ये डाटा आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके अलावा एक और स्कीम थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2003 की स्कीम है, याद मत रखना, भूल जाओ, ठीक है। और इसके अंदर भी यही है, आपका टर्सरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, ऑगमेंटिंग करनी है फैसिलिटी, मेडिकल एजुकेशन को बनाना है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर अपग्रेड करना है जो भी पहले से बने हुए हैं। उसके बाद ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि कोविड-19 आया, लॉकडाउन स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर अपनाई गई, और फिर हमें हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि अवेलेबिलिटी कम है, ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ पर बढ़ गई, ठीक है। ऑलराइट, तो इन सबको देखते हुए ये कंक्लूजन भी यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं लिखा हुआ जो आप नहीं लिख सकते हो। ऑलराइट, तो बोथ द सप्लाई एंड डिमांड साइड फैक्टर ऑफ द हेल्थ केयर नीड्स अर्जेंट अटेंशन, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर हमें कम करना है। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये आर्टिकल आपका यहाँ पर कंक्लूड होता है। ठीक है, ये आर्टिकल आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया, 10 मिनट डिस्कस किया और बहुत सारी स्कीम्स वगैरह यहाँ पर आ गई। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, डेवलपिंग रूरल इंडिया। तो डेवलपिंग रूरल इंडिया के अंदर इन्होंने 3-4 पेज के अंदर क्या लिखा है, इन्होंने सब कुछ लिखा होगा कि किस तरीके से डेवलप करेंगे। तो ये 3-4 पेज का आर्टिकल है। तो मैं अगर आगे चलूँ तो यहाँ पर हमने मैगजीन पढ़ी है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ, और इसके अंदर पूरी की पूरी 56 पेजों के अंदर यही बताया गया है कि किस तरीके से रूरल इंडिया को डेवलप करोगे। बात समझ में आई आपको? तो एक मैगजीन देखने से आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं। जून 2021 की मैगजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने ये मैगजीन देखी है तो आप इस पर्टिकुलर मैगजीन को इग्नोर भी कर सकते हो, हालांकि ये मैं लास्ट में कह रहा हूँ, ठीक है, बट आपने वीडियो देख ली, इसका ये मेरा जो है कहने का मकसद यहाँ पर था कि आपका जो है ये वीडियो पूरी हो चुकी है, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। लास्ट स्लाइड है, और जून की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये मैगज़ीन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैगज़ीन डाउनलोड करके पढ़ें। मैगज़ीन डाउनलोड करें तो आप अपने इंटरेस्ट के आर्टिकल पढ़ें, ये सब बेवजह की चीज़ें नहीं, ठीक है। तो ये सब हम कवर कर चुके हैं, इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा कोई पोर्शन छूट गया है। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ब्रॉड लेवल पर मैगज़ीन कवर हो गई। हालांकि इतनी भी ज़्यादा हमें नहीं पढ़नी थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने 1 घंटा 10 मिनट लगभग यहाँ पर हमने इसके ऊपर खर्च कर लिए हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी ये सफिशिएंट है, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आप यहाँ तक लास्ट तक यहाँ पर आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।